ये तो कहो मत। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो जो बातें कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ज्यादा सक्रिय करने से कांग्रेस पार्टी आरजेडी की नाराजगी सहन नहीं कर सकती। ठीक है, तो उतना ही इस्तेमाल होगा जितना तेजस्वी यादव को नाराज किए बगैर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है वो परिवारवाद में उलझा हुआ बहुत बुरी तरीके से। पहले भी तो माँ और बेटा सांसद थे, परिवारवाद तो है ही है। बहुत दिनों से आपकी मांग थी कि ऑफ कैमरा में पहले जैसे आदेश रावल ही सिर्फ हुआ करते थे वैसे ही करो, तो इस एपिसोड में आपकी ये बात मान ली गई है। आज के एपिसोड में हम लोग सिर्फ आदेश रावल और मैं बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। जाहिर तौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर के राहुल गांधी ने जो गुजरात में कहा वो पार्टी की तबीयत को ठीक करने वाला है या सेल्फ गोल करना उसको कहा जाएगा, वो आदेश रावल से समझने की कोशिश करेंगे। बिहार कांग्रेस को लेकर के बहुत चर्चा है कि बिहार में कन्हैया कुमार यात्रा शुरू कर रहे हैं, पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इससे नाराज हैं। क्या कुछ चल रहा है? कन्हैया कुमार जो बिहार गए हैं, क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बिहार में पुरजोर आजमाइश करने के मूड में है, या सिर्फ तेजस्वी यादव को इस संदेश देने की कोशिश है कि भाई साहब सीट शेयरिंग में थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा? क्या कुछ है इन सभी चीजों का मतलब, क्या संकेत कह रहे हैं, कहानियां क्या है, वो सब आदेश रावल से समझते हैं। आप शो आखिर तक देखिए और हमेशा की तरह कमेंट करके जाइएगा। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑफ कैमरा का एक और एपिसोड, कारवा बढ़ता जा रहा है हम लोगों का। आपका जलवा जलाल है, बधाई के पात्र हैं आप। नहीं मतलब हम दोनों बधाई के पात्र हैं, मैं अपने आप को विश्वास, लेकिन आपका आप जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बताते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर की खबर जिस अंदाज में देते हैं, वो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ज्यादा पसंद में आता है। उसमें क्या, ताकि हम उसमें फिर हम और सुधार करें, उनको क्या अच्छा लगता है? एक तो जो कहानियां अंदर की पता चलती हैं, जो मैं कमेंट पर के बता रहा हूँ, जो कहानियां अंदर की हम बताते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, एक ये। दूसरा कि आपका जो अंदाज है बताने का, है ना, जो कई बार मैं आपको कह चुका कि मास्टर जी की तरह समझाने वाला, क्या हो तुम्हें दिखाऊं, नहीं फिर उसमें ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। फिर कई बार ये भी कहते हैं कि एरोगेंट है। वो तो है, वो तो कहा जाता है, लेकिन उसका जवाब आप दे चुके हैं। मुझे लगता है वो चीज पूरी हो चुकी है। हरियाणा के हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही, वो रहेगा ही। हाँ। ये अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके पहले राहुल गांधी गुजरात गए और वहाँ पे मोची से मिले, बाकी लोगों से मिले, कुछ वहाँ की लोकल चीजों को प्रमोट किया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बैठे और एक ऐसी बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर के लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी का यही एक बयान दिखाता है कि कांग्रेस की दुर्दशा कितनी खराब है। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ गोल कहना ही कहेंगे इसको? मैं 2007 में, 7 के आखिर में पत्रकारिता में आया था और तभी राहुल गांधी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के इंचार्ज बने थे, यूथ कांग्रेस के खास तौर पे। तब से लेके आज तक 17 साल हो गए हैं। राहुल गांधी की एक आदत है, वो जब भी अपने वर्कर के बीच में होते हैं, खास तौर पर ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, या जब कभी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, तो वो अक्सर वो बात बोलते हैं जो उन वर्कर्स को अच्छी लगे। भाई कंपनी का सीईओ कौन है? राहुल गांधी है। पार्टी आप चला रहे हो, पार्टी आपकी है, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, फिर आप पूर्व अध्यक्ष हैं, आप एलओपी हैं और पार्टी का चेहरा आप ही हैं। जब आपको ये पता है कि मेरी पार्टी में 30-40 स्लीपर सेल हैं, अब हटा दो उनको। हटाते क्यों नहीं हो? तो मुझे जो मेरी समझ कहती है, जब भी मैं राहुल गांधी के भाषणों को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और जब मैंने इसके ऊपर चर्चा करी, तो मुझे साफ साफ ये दिखाई देता है कि दो ऐसी घटनाएं हैं जहां दो लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है जी। एक 2017 का गुजरात चुनाव, जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करी थी, उसके बाद पार्टी ने वोट के डर से उनके खिलाफ एक्शन लिया और बाद में रिस्ट्रेन कर दिया गया। और एक 2024 का चुनाव, जब सैम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद उन्हें भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और बाद में रिस्ट्रेन कर दिया गया। ये दो उदाहरण अगर मैं छोड़ दूं, बाकी किसी भी राज्य में राहुल गांधी ने कभी कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लिया। और आप तो ये खुला कह रहे हो कि गुजरात में 30-40 लोग हैं जो स्लीपर सेल हैं, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो उनको निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दो भाई,
कौन रोक रहा है? मेरा अगला सवाल यही है, हाँ। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को? दरअसल पता क्या है, उन्होंने एक बयान और भी दिया था कि कार्यकर्ता बब्बर शेर है, लेकिन हमेशा पीछे कहते से हैं। वो चीजें बंधी हुई हैं। हाँ, मैं नहीं वही नहीं, कह रहा वो हूँ वो क्या कहते हैं हाँ। कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं उनके गले में पट्टा है, और उस पट्टे की जो डोर है वो बीजेपी के हाथ में है। ये क्या मतलब इस बयान का? इस बयान का मतलब ये है कि उनको किसी ने ये बताया होगा कि जो छोटे कार्यकर्ता होता है, जो छोटा नेता होता है, वो बड़े नेता से हमेशा चिढ़ता है। हाँ। और बीजेपी में खास तौर पर गुजरात में तो आप देखिए सालों से वहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जबकि वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार ये एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है। मैं आपको ना थोड़ा ले चलता हूँ बैकग्राउंड में। प्लीज। 2011-12 से एक चीज शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर कि सर, जो राहुल गांधी के नजदीकी लोग थे वो कहते सर ही इज द मैन ऑफ अहमद पटेल। अच्छा। अहमद कांग्रेस। तो 2011-12 से ही पार्टी के अंदर ना बंटवारा होता आ गया। अहमद कांग्रेस मतलब सोनिया कांग्रेस, और जो बाकी बचे वो राहुल गांधी कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने क्या किया या करना चाहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं बने। यूपीए 2 में एक बार ही इस बात की चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, तो वो नहीं बने। और जब आप कांग्रेस प्रेसिडेंट 17 में बने तो आपने 19 में इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं बिना किसी पद पे जाए कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने करी भी, कई राज्यों में करने की कोशिश करी, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ 2018 में। 18 में ही कांग्रेस प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ये फिर अहमद पटेल और सोनिया गांधी की लॉबी के आगे ये हारे, और सिंधिया और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए। ठीक है, बिल्कुल। तो एक मैसेज फिर ये जाता है कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ 2012 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोनिया गांधी ने जिन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो बड़े लोग थे पार्टी के अंदर, जो प्रभावशाली लोग थे, जो आज भी प्रभावशाली हैं, उनको छेड़ना शुरू किया, और वहीं से कहानी शुरू होती है पप्पू की। अच्छा। हाँ। इनको पप्पू भाजपा ने नहीं बनाया, इनके अपनों ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके में और राहुल गांधी के काम करने के तरीके में एक फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता हासिल करके पूर्ण बहुमत में आके उसके बाद अपने तब उन्होंने अपना हंटर चलाया, जिसको चाहा जहां बिठा दिया राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी ने सत्ता हासिल किए बगैर हंटर चलाने की कोशिश करी, और उनके ऊपर उसका दुष्प्रभाव आया। इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में फेल हुए, और जब वो फेल हुए 2019 में, कांग्रेस पार्टी की 52 सीटें आई, तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। उस इस्तीफे के बाद उन्होंने सेम डे इस्तीफा दे दिया था जिस दिन रिजल्ट आ रहा था। तो कई लोगों ने ये कहा कि आप ऐसा मत करिए, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएंगे, उसमें आप रिजाइन करिएगा। वो नहीं माने, कि लोगों ने हमें नकार दिया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उस खबर को छुपाया, लेकिन हमें तो पता ही था। तब मैं चैनल में काम करता था और मैंने खबर चला दी थी कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। तो कई नेताओं ने फ़ोन करके ये कहा कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया, खबर गलत है। मगर नहीं, सही खबर, आप चलाओ। तो जब वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उन दिनों रफाल के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में प्रियंका गांधी ने बात कही कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने मेरे भाई का साथ नहीं दिया, खासतौर पर रफाल के मुद्दे पे। ये बात आपने पहले ही बताई थी। हाँ। तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, भाई अनिल अंबानी आज ही तो सफल कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, पहले तो थे। या अडानी हो, आज सब नेताओं के संबंध है, सीनियर नेताओं के। हर चीफ मिनिस्टर को अडानी अंबानी की जरूरत पड़ती है, और उन्हें जरूरत पड़ती है चीफ मिनिस्टर की। तो वो कैसे बोलते? तो आदेश जी, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको अगर एक लाइन से रख दें, आप जितनी बातें बता रहे हैं वो राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं के सामने ऐसा बयान देना, इससे कार्यकर्ता खुश हो जाए, बड़े नेता, सीनियर नेता नाराज हो जाए। नाराज नहीं होते। नहीं, सीनियर नेताओं के ट्वीट है ना, कई सारे सीनियर नेताओं के ट्वीट है कि भाई आपको पता है तो कार्रवाई करिए। तो सवाल किनके ट्वीट है? दिग्विजय सिंह के हैं,
कुमारी शैलजा का भी मैं सुन रहा था, उसमें भी वो पुट था थोड़ा सा कि हाँ उनके पास जानकारी होगी, अगर है तो वो जानकारी होगी, तो वो दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नाराज नहीं है, सीनियर नेता नाराज है इस बात से, और उनकी बातों पे अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल जी आपको बधाई इस बयान के लिए, लेकिन आपको पता है तो तुरंत कार्रवाई करिए। दिग्विजय सिंह बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, बहुत शातिर है। वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ होना नहीं है। राहुल गांधी या गांधी परिवार आज बहुत कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थिति में इसलिए कि उनके पास राज्यों को जिताने की या केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल ये है कि फिर जब आपको पता है कि आप कमजोर स्थिति में हो, नंबर एक, या तो उनको पता है कि वो कमजोर स्थिति में है, अगर पता हो तो फिर इस तरह के बयानों से बचिए, जब मौका है तो कार्रवाई करिए, नंबर एक। लेकिन आप कमजोर भी हैं, इस तरह का बयान भी देते हैं, तो फिर वाकई बीजेपी की वो बात सही हो जाती है कि भाई राहुल गांधी के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की दशा तो बहुत खराब है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कई दिन पहले, कि इनको खांसी नहीं, इनको टीबी है कांग्रेस पार्टी को, ये उसका इलाज करना नहीं चाहते। आज शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हरियाणा में, 10 के 10 हार गए आप, ठीक है ना, कहीं संगठन है। मैं बार बार फिर उस बात पे आ जाऊंगा कि ये अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक हम संगठन के लिए करेंगे काम। करो, कौन रोक रहा है आप लोगों को? कब करोगे? आपने 2022 में उदयपुर में ये कहा कि हम इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, बनाया क्या आज तक? 25 आ गया, 3 साल हो गए। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर आपको एक डिपार्टमेंट बनाने में 3 साल लग रहे हैं, तो अगर आपको पूरे देश में संगठन बनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, तो आपको 10 साल लग जाएंगे या उससे ज्यादा लग जाएंगे। कोई रोक रहा है? आपने वहां कहा कि हमारे महासचिवों का कार्यकाल 5 साल का होगा, उसके बाद वो जाएंगे कूलिंग पीरियड में। गया है कोई आज तक? ये तो कहो मत। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो बातें कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नेता का इकबाल नहीं है ना, जहाँ अगर आप जुबान के आदमी नहीं हो, उसको मतलब नहीं है। आपने एक और ट्वीट किया अभी कुछ दिन पहले, मैं देख रहा था कि राहुल गांधी, मतलब कई जगहों पे एक खबरें चलती है कि राहुल और प्रियंका के बीच में टसल है, लेकिन टसल नहीं है। प्रियंका क्राइसिस मैनेजमेंट करती है अपने भाई के लिए, राहुल इन मुद्दों पे करते हैं। आपको लगता है कि प्रियंका अगर राहुल की जगह हो तो ये जो जितनी क्राइसिस की बात आप कई एपिसोड से करते आ रहे हैं, और हमारे कई दर्शक फिर कमेंट करेंगे कि वही पुरानी बातें कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका इसको बेहतर डील कर सकती थी? हालांकि मुझे इसमें भी अभी बहुत, मुझे पर्सनली नहीं है भरोसा, क्योंकि प्रियंका को कुछ देखा नहीं करते हुए। जब राहुल गांधी 5 बार के सांसद हो गए, जब राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तब प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं। तो इस इतने बड़े लंबे गैप से समझ नहीं आता क्या किसी को कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति कहाँ जा रही है? समझा दीजिए थोड़ा। अरे भाई, जो सीनियोरिटी है राहुल गांधी की, उसके कितने साल के बाद प्रियंका गांधी को संसद में लाया गया है। तो ये तो साफ है ना कि पार्टी की जो कमान है वो किसके पास रहेगी? राहुल गांधी के पास रहेगी। ठीक है, चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए। नहीं, राजनीति में ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कुछ भी स्थिति हो जाए, कि कल क्या हो जाए, कह नहीं सकते ना। क्योंकि 2014 अगर मैं छोड़ दूं तो 19 और 24 कम से कम ये 2 चुनाव आप राहुल गांधी की लीडरशिप में हारे हो। भले ही आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को बना दिए, लेकिन लीडरशिप आप ही की थी। ठीक है, तो अगर आपकी लीडरशिप में 2 चुनाव हार गए हैं, तो अब आगे अब जब आप बात करोगे, पार्टी के अंदर से आवाज उठ सकती है कि ठीक है भाई, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्रियंका को दे दो। ये तो हो सकता है ना। इसीलिए मैं इस बात का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में 5 दिन बाद क्या होगा ये नहीं पता होता। 5 साल बाद क्या होगा वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ज्योतिष तो मैं हूं नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है, संभावना, राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो कुछ भी सकता है। लेकिन जो सीनियोरिटी है दोनों भाई बहन के बीच में, वो बहुत ज्यादा है, और वो साफ साफ नजर आती है कि जो पार्टी की कमान है राहुल गांधी के पास रहेगी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ प्लीज। मेरे हिसाब से के राजू की किताब का विमोचन था, उसमें राहुल गांधी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में पैदा हुआ और मैंने बचपन से सत्ता देखता आया हूँ, लेकिन मुझे इतना सा भी सत्ता का मोह नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे हैं और जिनको लगभग 12-13 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जिनसे इतने ही लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली और जुड़े हुए हैं, ठीक है,
वो जब ऐसा बयान देते हैं ना, तो आपके अंदर ना वो एक जो जज्बा होता है वो कि हाँ मुझे सत्ता हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो, वो कमजोर पड़ जाता है बिल्कुल। ना। तो अगर आपको सत्ता का मोह नहीं है तो फिर आप छोड़ दो इसको, दे दो किसी और को जो सत्ता हासिल करना चाहता है। एनजीओ नहीं है ये एक राजनीतिक दल है और इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। अगर आपको उसको एनजीओ में कन्वर्ट करना है तो आप घोषणा कर दो कि हमें तो आगे चल के ये एनजीओ में कन्वर्ट करेंगे इसको और ये कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं अब, या तो वो फैसला कर लो। और आप सत्ता का आपको मोह नहीं, देखो भगवान आपको वो चीज देता है जो आप शिद्दत से चाहते हो जी। ये बात मैं आपको बिना कैमरे के ही बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब आप टारगेट करते हो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और आप उसके बारे में सोचते हो, तो भगवान भी आपको वैसे ही देता है। यहाँ तो कोई चाहता ही नहीं है तो मिल देगा कौन? ये फर्क है। अब आप बात कर रहे थे कि बहन भाई में क्या है। हाँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि इन दोनों में कोई झगड़ा है राजनीतिक रूप से। वो मैं इसलिए नहीं मानता, आप उठा के देखो, जब सचिन पायलट बागी हुए गहलोत साहब के खिलाफ, प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया और प्रियंका गांधी सचिन को वापस लेके आई। उसके बीच में क्या क्या हुआ वो अलग कहानी है। जब भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरे हुए और फिर वो मुख्यमंत्री चेंज करने की बात हुई, प्रियंका गांधी विदेश में थी, उस मीटिंग को 3-4 दिन टाल दिया गया। जैसे ही वो वापस आई वो सॉर्ट आउट हो गया, बघेल विल कंटिन्यू। पप्पू यादव की पार्टी मर्ज करी, प्रियंका गांधी ने करी। जम्मू कश्मीर से लाल सिंह को लाए, प्रियंका गांधी ने किया। सुक्खू सरकार क्राइसिस में आई, प्रियंका ने सॉर्ट आउट किया। तो मैं उदाहरण दे के इसलिए बता रहा हूं, लेकिन कि आपने कभी देखा है कहीं क्राइसिस हो रहा हो और राहुल गांधी कहीं बीच में इंटरवीन कर रहे हैं और जवाब ही नहीं देते? संविधान की बात करनी है, चीन की बात करनी है, अडानी की बात करनी है, हिंडनबर्ग की बात करनी है, कास्ट सेंसस की बात करनी है, वो सब राहुल गांधी करेंगे। कभी देखा प्रियंका गांधी को संविधान की बात करते हुए? वो अपने भाई को फॉलो करती हैं जब भी कोई ऐसा पॉलिसी मैटर आता है, लेकिन जब क्राइसिस आता है तो वो बैकडोर से ऐसे उसमें घुस जाती हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले सीनियरिटी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी इतने लंबे समय से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और दोनों में एक बड़ा फासला है। लेकिन अभी कल की ही एक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला से मिलने गए हैं और वो जो वोटिंग मशीन में वोटिंग परसेंटेज और उसको वोटर आईडी कार्ड को लेकर के वो चर्चा की मांग कर रहे मिलने गए, साथ में प्रियंका गांधी है। तो मेरा सवाल ये है कि ये अगर इतना बड़ा फासला है और पार्टी चाहती है ये फासला बनाए रखना, तो राहुल गांधी जब गए नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से लोकसभा स्पीकर से मिलने, तो कोई और सांसद हो सकता था, गौरव गोगोई साथ में हो सकते थे, लेकिन साथ में प्रियंका गांधी है। तो एक तो फिर परिवारवाद वाला जो मामला है वो चिपकता है बहुत अच्छे से, है ना, भाई बहन जा रहे हैं मिलने, नंबर एक। नंबर दो की फिर ये जो फासले वाली बात कही जा रही वो कहाँ है? मतलब फिर दो अगल बगल में बैठे हैं ना, वो तो घर के अंदर है ना, वो फासला बाहर थोड़ी है, वो फासला घर के अंदर है। 10 जनपद में यह फैसला, और संसद में नई नई आई हैं, अगर वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं वहाँ के कि कौन कौन सी गलियाँ कहाँ कहाँ जाती है, ये अकबर रोड है, ये अशोक रोड है, ये औरंगजेब है, ये तुगलक लेन है, तो क्या बुरी बात है? ये भी तो हो सकता है कि एक बड़ा भाई है वो अपनी बहन को रास्ता दिखा रहा है, नहीं हो सकता क्या? कि आप अगर आप पहली बार आप स्पीकर के पास गई हैं तो आपको कैसे बैठ के बात करनी है, ये नहीं हो सकता क्या? वहाँ पे एक चर्चा कैसे होती है, या एक मैं साथ चल रही हूँ, कट से तो कुछ भी हो सकता है ना। फासला संसद में नहीं है, सीनियरिटी का फासला वो घर के अंदर है। अच्छा, उसको आप बाहर मत निकालो, वो बाहर तो मैं निकाल रहा हूं, वो निकलता नहीं है बाहर। परिवार में कुछ चीजें तय हो रखी होती है ना, तो वो पारिवारिक फैसला है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है वो परिवारवाद में उलझा हुआ बहुत बुरे तरीके से? आप एक समय में भाई बहन भी बन जाते हो, एक समय में आप सांसद भी होते हो, एक वायनाड की सांसद, एक यहाँ उत्तर प्रदेश में के सांसद माता जी जो है राज्यसभा राजस्थान से, बहुत बुरे तरीके से नहीं उलझे हैं? पहले भी तो माँ और बेटा सांसद थे, परिवारवाद तो है ही है। और अगर आप गांधी परिवार को माइनस कर दो कांग्रेस पार्टी से, तो कौन इसकी अगुवाई करेगा? ये तो मैं आपसे वहां भी झगड़ा हो जाएगा ना। फिर कमलनाथ कहेंगे मैं किससे कम हूँ, अशोक गहलोत कहेंगे मैं किससे कम हूँ, खड़गे साहब कहेंगे मैं तो हूँ ही, फिर हुड्डा साहब कहेंगे मुझे बनना है। बेसिकली ये जो फैमिली है ये इन सबको
जोड़ के रखती है, चाहे जैसे भी रहे, जैसे भी रहे, आधे उनके पास, आधे उनके पास, आधे इधर, लेकिन रहते वहीं हैं। जैसे ही आप इनको माइनस करोगे, कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी, किसी एक व्यक्ति पे सहमति नहीं बन सकती। अब खड़गे साहब की सहमति बनी, हालांकि चुनाव दिखाया कि हमने चुनाव हुआ है, लेकिन क्या चुनाव सबको पता है। गांधी परिवार का समर्थन था इसलिए वो जीते। और जबकि शशि थरूर इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मतलब क्या कहूं उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है, वो बेचारे चुनाव हार गए। अगर चुनाव ठीक ठाक होता, ऐसा लगता है आपको थरूर साहब चुनाव हारते? क्योंकि उनको गांधी परिवार का आशीर्वाद था, इसलिए खड़गे साहब अध्यक्ष बने, और इसलिए दिग्विजय सिंह ने पेपर नहीं भरे, नॉमिनेशन नहीं किया। अगर उनको आशीर्वाद मिल गया होता तो वो बन जाते। तो जो आपका सवाल था कि परिवारवाद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले भी सांसद थे, तो वो तो है ही है, परिवारवाद की बात तो है ही है। लेकिन अब जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो वो भी फंस जाती है। हाँ, वो फंस जाते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले नजर में फंसी हुई दिखती है परिवारवाद। नहीं, वो तो सालों से फंसी हुई है। हाँ, मतलब मैं वही आज से थोड़ी है, वो तो जवाहरलाल नेहरू से फंसी हुई है। चलिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर के अभी जो एक चर्चा का केंद्र जो शिफ्ट हो रहा है दिल्ली से थोड़ा सा, वो है मेरा गृह राज्य बिहार। पिछले कई एपिसोड से मैं बातचीत कर रहा हूं, और आपको ध्यान में भी होगा कन्हैया कुमार को लेकर के। और अभी फाइनली कन्हैया कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे सदाकत आश्रम गए, वहां पे मीटिंग हुई, उनकी वो वीडियो आ रही है स्लो मोशन में चलते हुए, माला पहनाते हुए। क्या है बताइए, अब तो बता दीजिए, कन्हैया कुमार का बिहार प्लान, पार्टी में क्या स्थिति है? बिहार प्लान ये है कि कन्हैया कुमार 2 चुनाव लड़ चुके हैं, पहला बिहार से और दूसरा दिल्ली से। अब अगर वो तीसरा चुनाव लड़ेंगे बिहार से, तो मुझे उसकी संभावना नहीं लगती। लड़वाएंगे, जमीन तैयार करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे वो चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई देते। नंबर 1, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ज्यादा सक्रिय करने से कांग्रेस पार्टी आरजेडी की नाराजगी सहन नहीं कर सकती। ठीक है, तो उतना ही इस्तेमाल होगा जितना तेजस्वी यादव को नाराज किए बगैर हो सकता है। ये हो सकता है सीट शेयरिंग से पहले थोड़ा सा दमखम दिखाना, थोड़ा सा वो होता है ना, बार्गेन पावर बढ़ा रहे हैं। हाँ। और ये जो 12 तारीख की मीटिंग थी ना, जो टल गई है, जो टली है, जो आज होनी थी, अब जो होली के बाद होगी, क्यों टली? उसकी वजह भी यही कन्हैया कुमार की जो यात्रा है और पप्पू यादव को लेकर जो चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें हैं। और वो मुझे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है अखिलेश प्रसाद सिंह का, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्योंकि नए प्रभारी और अध्यक्ष के बीच में बहुत कमी है कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि अध्यक्ष जो डमी नहीं है। प्रभारी ये चाहेंगे कि अध्यक्ष जो है ना वो डमी हो, और अध्यक्ष जी जो हैं वो तो ऐसे हैं कि उनकी सेटिंग चारों तरफ है हर पार्टी में। देखो, नेता बड़ा वो होता है जो हर पार्टी में, जो अपनी पार्टी सेट रखे दूसरी सेट रखे। तो आपने तो उनके बनने की कहानी ही जो बताई, वही अपने आप में दिलचस्प है, वो उनकी शक्ति बताती। लेकिन मैं अभी देख रहा था आपसे मिलने आने से पहले, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, तो 9 तारीख को उन्होंने जो नए प्रभारी गए उनको लेकर के एक ट्वीट किया है कि इनके नेतृत्व में, इनके साथ जो है सदाकत आश्रम में मीटिंग हुई, तमाम चीज। उसके बाद एक ट्वीट नहीं है कन्हैया के जाने पर, या नए प्रभारी कहीं जा रहे हैं आ रहे, तो कोई जानकारी नहीं, बाकी चीजें वो कर रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन इसमें बुराई क्या है? अगर कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार जो उनके युवा नेता हैं, और पप्पू यादव जो कि जुझारू नेता हैं, पप्पू यादव आज की तारीख में बिहार में, पप्पू यादव बोलते थोड़े ज्यादा है, लेकिन उनसे ज्यादा जुझारू नेता कोई नहीं है। टेम्पू में एक्सीडेंट हुआ तो चढ़ जाएंगे पाइप मोड़ने के लिए, और बाढ़ आ गई पटना में तो उप मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे उनको भी आगे राशन दे आएंगे। तो उनको अगर सक्रिय कर रही है पार्टी, तो वहां के अध्यक्ष को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? इसमें बुरा क्या है? नहीं, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है इसमें। अध्यक्ष को दिक्कत कन्हैया कुमार से नहीं है। क्या पता आगे चल के कन्हैया कुमार उनका सक्सेसर बन सकते हैं ना। पढ़ा लिखा आदमी है, जेएनयू का अध्यक्ष रहा है, बन सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे गलती होगी। जो उन्होंने पहला चुनाव बिहार में लड़ा और दूसरा दिल्ली में लड़ा, उससे क्या हुआ, उनकी विजन में क्लैरिटी नहीं थी। अगर वो बिहार में ही फोकस रखते तो आज वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के। सही बात, ठीक है। अब अगर पार्टी उन्हें वहां भेजती है, और फिर जिन लोगों ने उनको दिल्ली लड़वाया, तो फिर वहां पे सवाल खड़े होंगे बहुत ज्यादा। और अगर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ जाते हैं, तीसरा चुनाव भी हार जाए, तो फिर आपके पॉलिटिकल करियर पे उसका असर आता है आगे चल के। ठीक है।
अब कन्हैया कुमार की जाति क्या है, भूमिहार है, ठीक है, भूमिहार मतलब फॉरवर्ड बिहार के हिसाब से। हाँ, ये फॉरवर्ड वोट तो कांग्रेस पार्टी का ही होता था। बहुत पहले। मैंने भी तो था लगाया हाँ, ना, बहुत पहले जब थी, हाँ, जब कभी थी, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। तो अब मुसलमान और यादव तो है ही तेजस्वी के पास, वो कहता है कि तुम अपना फॉरवर्ड लेके आओ, वो इनके पास है नहीं। अब कन्हैया भी भूमिहार हैं, अखिलेश भी भूमिहार हैं, ठीक है। अब अगर नए प्रभारी आके अध्यक्ष पद के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो राहुल गांधी आजकल SC ST OBC की बात कर रहे हैं, उनमें से किसी को लेके आते हैं, तो अगर SC ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं, ट्राइबल तो वहां इतने हैं नहीं, और बचा फिर OBC में मुझे लगता है कि पूरा पूरा नीतीश जी के साथ है, तो बचा कौन, SC। तो अगर वो दलित किसी विधायक को लेके आएंगे, हालांकि विधायक वहां अखिलेश के साथ लामबंद है, अदर बैकवर्ड क्लास में एक बड़ा चंक तो इसके साथ है, तेजस्वी के साथ है। नहीं, यादव के अलावा कौन है? हाँ, यादव, मेनली यादव ही तो है ना। अगर यादव के अलावा उनके साथ OBC जुड़ जाए, हाँ, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही तो वो फंसे हुए हैं। हाँ, वहीं पे नीतीश खेल कर जहां जिस हिसाब की राजनीति उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है कि यादव के अलावा जो OBC है वो बीजेपी के पास है, वहां अखिलेश फंसे हुए हैं, और सेम स्थिति तेजस्वी यादव की है। तो अगर ये यादव के अलावा जो छोटी छोटी OBC जातियां हैं उनको तोड़ लें, तो इनको तो सत्ता में इनको रोक ही नहीं पाएगा। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी अपने उस पुराने वंस अपॉन टाइम वाले वोट बैंक की बात कोशिश करेगी, तो फिर आपको एज इट इज छोड़ देना चाहिए कि अध्यक्ष पद इन्हीं के पास रहे। और अगर आपको चेंज करना है, जो कि आप चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा दलित का। और वहां भी मुझे लगता है कि दलित महादलित की राजनीति है, आपका राज्य आप बेहतर जानते होंगे, तो वहां भी ये फंस जाएंगे। तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास बिहार की विजन की क्लैरिटी नहीं है, जितना मैं आपसे अभी बात करके समझ पाया। कन्हैया कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनको किस तरीके का नेता मानते हैं? मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि बिहार में मैंने क्या कहा आपको, कन्हैया से एक गलती हुई है, उनको दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वो अपने होम स्टेट पे फोकस रखते, और आज उनके पास एक क्लियर विजन होता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता हूँ, मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ, भले ही वहां पे हार जाते, कुछ नहीं होता। देखिए, नेता के लिए ना हार जीत एक जीवन का पार्ट होता है, लेकिन अगर आप कुछ पार्टी में कंट्रीब्यूट कर पाते, और बिहार जैसे राज्य में, तो आपको लोग याद रखते हैं, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है। राजनीति में आदमी क्यों होता है? इसीलिए ना कि जब मैं ना रहूं तो मेरी चर्चा हो। तो मुझे लगता है कन्हैया के पॉलिटिकल विजन में, चाहे जिस भी कारण ये फैसले लिए गए, दिल्ली का चुनाव का फैसला हो या बिहार के चुनाव का फैसला हो, हालांकि जो उन्होंने बिहार से लड़ा था वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, नहीं, वो तब लेफ्ट में थे, और वो भी एक गलती, तब वो अपनी पार्टी में थे, तब वो भी एक गलती थी आदेश जी, क्योंकि मैं वो इलेक्शन कवर करने जाता, मैंने बहुत नजदीक से देखा था, क्योंकि उस समय RJD ने समर्थन नहीं किया था इनके कैंडिडेट, इनके उम्मीदवारी का, और तब भी ये लड़ गए वहां पे। RJD ने अपना कैंडिडेट दिया था, ये दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से रहे उस चुनाव में। मैंने उस चुनाव को कवर किया था। कन्हैया कुमार का चुनाव प्रचार तब ऐसा लग रहा था कि देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अगर कहीं हो रहा है तो बेगूसराय में हो रहा है, दिल्ली में बैठ के ऐसा लग रहा था। और जब मैं बेगूसराय गया तो जाते ही मुझे पता चल गया था कि कन्हैया कुमार अपना चुनाव हार रहे। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि कन्हैया कुमार की जो रैली गांव में जाती थी वो 10-12 गाड़ियों की होती थी। लेफ्ट कभी ऐसे चुनाव नहीं लड़ती है। और वहां लेफ्ट के पुराने कैडर ने मुझसे कहा कि ये ऐसे चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, अगली बार हम चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, हमारा कोई उम्मीदवार उतर ही नहीं पाएगा, ये गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा। फिर दूसरा, तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि एक युवा लीडर वहां पैदा हो? तेजस्वी क्यों चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये क्या करेंगे? ये मुझे लगता है कि ये अभी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं बिहार में, और लास्ट टाइम 70 सीटों पर लड़े थे, मुझे लगता है इस बार थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी। ओके, क्योंकि इनको सीटें कम लेनी चाहिए जहां आदमी जीत सके। अब संख्या बढ़ा लो, जीत सकते नहीं, तो फिर अलाइज आपको ठोकते हैं बाद में, इतनी सीटें खराब कर दी आपने। और अभी तक भी पिछले 5 साल में ये बात होती आई है कि इतनी सीट वेस्ट कर दी। अच्छा, जो भी इसका एनालिसिस करते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये वो सीटें जो RJD भी नहीं जीत सकती थी, नंबर तो बढ़ा दिया आपने। तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी वो गलती नहीं करेगी। तो मुझे लगता है, मुझे मतलब मुझसे आप सहमत होंगे कि सीट बंटवारे से पहले
टेबल पे आरजेडी के साथ अच्छी बातचीत हो सके, इसके लिए पूरी आजमाइश है, पद यात्रा तमाम चीजें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी के साथ बातचीत में इनको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं, शायद बेहतर सीटों के लिए। हाँ, नहीं वो तो हर बार ही होती है, वो तो डिपेंड करता है कि बार्गेन कौन कर रहा है। अगर उसके अपने ही इंटरेस्ट उसमें है तो फिर तो आपको पता है कैसे सीट मिलेंगी, और अगर कोई पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेगा तो आपको अच्छी सीटें मिलेंगी, वो तो नेचुरल है। लेकिन दिल्ली की तरह यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने पुराने अलाई के साथ ही जाएगी। ओके। हाँ, दिल्ली की तरह ऐसा वो नहीं होगा कि हम अकेले लड़ेंगे, हमें इनको हराना है चाहे हमारी जीरो आ जाए, वो नहीं होगा यहाँ। वो नहीं होगा, साथ में जाएंगे। चलिए, तो इस बातचीत को यही विराम देते हैं, और आखिर में मुझे बता दीजिए, हम लोगों का ये बातचीत जब लोग देख रहे हैं तो एक दिन पहले देश में होली मनाई गई है। आपको होली पसंद है? होली खेलते हैं? नहीं, खेला आपने कल? बचपन में खेलते थे, और कुछ साल, अब तो लगभग 10 साल हो गए होंगे मैं नहीं खेलता। 10 साल से आपने होली नहीं खेली? मेरे को अच्छा नहीं लगता। रंग अच्छे एक तो लोग नहीं, रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कितने कलर पहना है मैंने? नहीं, मतलब वो चेहरे पे। लोग क्या करते हैं ना, लोग रंग के बहाने पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, मतलब वो कहाँ से लेके आते हैं, और फिर आप कुछ कह नहीं सकते उनको। आप लगे हो 5 दिन तक वो साफ ही नहीं हो रहा है, हाँ। और फिर ऊपर से स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर होली की भावना से होली खेली जाए तो ठीक है, तो फिर मुझे ना उससे इरिटेशन होती है। फिर कई बार लोग दिन में एक आधा पैक भी लगा लेते हैं। हाँ, ये तो होली के दिन, हालांकि इससे बचना चाहिए, इससे एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं उस चीज़ का थोड़ा सा पक्षधर नहीं हूँ। तो आपसे उलट मुझे होली बहुत पसंद है, और इस बार मैं दिल्ली में ही रहा, गांव नहीं जा पाया। हमारे गांव में 2 तरह से होली खेली जाती है। पहले हाफ में सुबह 7 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक कादो माटी की होली होती है। वो क्या होती है? जिसमें सब लोग बाहर निकलते हैं और धूड़ा, मिट्टी, जितनी गंदी से गंदी चीजें हो सकती हैं वो एक दूसरे पे डालते हैं, नाली, वो सब, ठीक है। फिर उसी तरीके से वही सब डाले हुए पूरे गांव में घूमा जाता है, और वो बजाने वाला होता है, हम लोग होली गाते हैं घूम घूम करके। फिर पहले ऐसा होता था कि पोखरा था, बड़ा पोखरा, पूरा गांव एक बार उस पोखरे में उतरता हुआ दिखता था आपको, लगे जैसे कि 70, 80, 100 लोग एक बार पानी में जंप मार रहे हैं। अब वो चीज नहीं है, तो लोग अपने अपने घर जाते हैं, नहावा लेते हैं, खाना पीना खाया, उसके बाद पूरा गांव आपको दिखेगा व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामे में, और वो फिर रंगों की होली होगी। तो दिन 1 बजे से लेकर के शाम के मतलब 8-9 बजे तक, मतलब दोपहर के बाद ड्राई होली है। हाँ, और सुबह नहीं, ड्राई नहीं है, उसमें रंग भी है, मतलब पानी भी है। अच्छा, पानी भी है? पानी भी है, पानी मिला हुआ रंग भी है, अबीर भी है, और सुबह कादो माटी। तो ये हम लोग होली खेलते हैं गाँव में, जबरदस्त है। कभी लेके चलेंगे आपको कादो माटी वाली होली। मैं ऐसे चल पड़ूंगा। मैं तो इन चीजों से दर्शक बताएंगे कि आपको कादो माटी वाली होली खिलानी है कि नहीं, एक बार खिलाएंगे। नहीं, मैं तो भाई हाथ जोड़ लिए। आपको होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपको भी शुक्रिया।